नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 के वीडियो है। यह आईपीसी के सेकेंड सेशन का 5वां वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक का 150 से अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है। सेकेंड सेशन का जो 5वां वीडियो है, इसमें आपको आज धारा 84 से लेकर के 86 तक का सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। ओके, इस धारा में आपको क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चन ये सभी प्रकार के न्यायिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सभी एग्जामों में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? क्वेश्चन नंबर 81 में बताया गया कि किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर ए, किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका क्या होगा? ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, आपराधिक दायित्व से स्वतः छूट मिल सकती है। ऑप्शन बी, छूट बिल्कुल नहीं मिल सकती। ऑप्शन सी, ऐसे दायित्वों से न्यायालय के विवेक से छूट मिल सकती है। ऑप्शन डी, इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्वों से छूट मिल सकती है। ओके, अर्थात ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 81 के अकॉर्डिंग से किसी मानसिक विकार, जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उसका क्या होता है? तो क्या उसे छूट मिलता है? क्या उसे आपराधिक दायित्व से स्वतः छूट मिल जाता है या फिर ऐसे न्यायालय के विवेक से छूट मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है अर्थात किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीओपीओ के प्री 2011 में। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है व्याख्या? इसमें बताया गया आईपीसी की धारा 84 के अकॉर्डिंग किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्वों से छूट मिल सकती है, लेकिन मानसिक विचार अर्थात उन्मत्तता विधिक होनी चाहिए। विधिक उन्मत्ता का आशय संबंधित व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिससे कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ हो। तो मैं आपको बता दूं, मानसिक विकार है अर्थात उन्मत्ता है वो विधिक होनी चाहिए थी। विधिक उन्मत्ता किसे बोला जाता है? जो कार्य करते समय अर्थात जो अपराध करते समय उसकी क्या स्थिति थी, इसी से पता लगाया जाता है वह विधिक उन्मत्ता था या नहीं। यह नहीं कि अपराध करने के पूर्व या अपराध करने के बाद, इस दोनों स्थिति को विधिक उन्मत्ता नहीं माना जाता। उसे क्या माना जाता है? मेडिकल उन्मत्ता माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्या है क्वेश्चन नंबर 82 में? निम्नलिखित में से किस वाद में चित्त विकृति के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो वह कौन सा महत्वपूर्ण केस है जिसमें चित्त विकृति के आधार पर बचाव दिया गया था अर्थात प्रतिरक्षा दिया गया था? ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैकनाटन का वाद। ऑप्शन नंबर बी आर बनाम प्रिंस का वाद। ऑप्शन सी आर बनाम डेडले एंड स्टीफन का वाद। तो ऑप्शन डी रेक्स बनाम गोविंदा का वाद। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2002 के तथा यूपी लोअर 2002 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2009 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो मैं आपको बता दूं, मैकनाटन के वाद में चित्त विकृति के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में क्या बताया गया था? चलिए देखते हैं। इस वाद में बताया गया था कि मैकनाटन के वाद में चित्त विकृति के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, जो कि विवक्षित या पागलपन से संबंधित आधुनिक विधि का आधार है। आईपीसी की धारा 84 में चित्त विकृति से संबंधी बचाव के सिद्धांत को समाहित किया गया। तो मैं आपको बता दूं, कौन से धारा में चित्त विकृति से संबंधित बचाव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है? तो वह धारा है 84। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आईपीसी के सेक्शन 82 में क्या बताया गया है? तो आईपीसी के सेक्शन 82 में बताया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य को क्या बताया गया है? अपराध नहीं माना गया है। वही धारा 83 में क्या बताया गया? 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु की अपरिपक्व समझ के शिशु को क्या बताया गया है कि कार्य को अपराध नहीं बताया गया है। ओके, वही सेक्शन 84 में बताया गया है चित्त विकृत कार्य व्यक्ति का कार्य अर्थात जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड होता है उसके द्वारा किया गया कार्य। ओके, आपको ये बताया आईपीसी के सेक्शन 84 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्या क्वेश्चन नंबर 83 में? आईपीसी की धारा 84 के अधीन विकृचितता से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? ओके, तो विकृचितता कौन से धारा के अधीन आ जाता है? आईपीसी के सेक्शन 84 के। तो ये पूछा जा रहा है आईपीसी के सेक्शन 84 में जो
विकृचितता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? अभी बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर बनाम अर्नोल्ड, ऑप्शन बी आर बनाम वाइट, ऑप्शन सी आर बनाम वाकर तथा ऑप्शन डी आर बनाम वीट। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 83 इसमें बताया गया है कि आईपीसी सेक्शन 84 के अधीन विकृचितता के संबंध में महत्वपूर्ण बात कौन है? तो वह बात है आपको आर बनाम अर्नोल्ड का वाद है। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2010 के प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आर बनाम अर्नोल्ड का वाद आईपीसी की धारा 84 के अधीन विकृचितता से संबंधित एवं निर्णीत प्रथम वाद है, जिसमें निर्णय दिया गया था, अर्थात जिसमें निर्णय दिया गया था कि विकृचितता वह स्थिति है जिसमें अपराधी अच्छा और बुरे में अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। यह बताया गया था आपको आर बनाम अर्नोल्ड के वाद में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्या 84 में निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी की धारा 84 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? ओके, एंड नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन है जो आईपीसी सेक्शन 84 का आवश्यक तत्व नहीं? आईपीसी के सेक्शन 84 में क्या बताया गया है? मैं आपको बता दूं, विकृचित व्यक्ति का कार्य को बताया गया, अर्थात अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को बताया गया आईपीसी सेक्शन 84 में। चलिए देखते हैं कौन है जो आईपीसी सेक्शन 84 का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कार्य एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने चाहिए। ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ अर्थात अक्षम हो। ऑप्शन सी ऐसे अक्षमता अपराधी के अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए। ऑप्शन डी अक्षमता किसी भी कारण से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर मैं बता दूं, आईपीसी के सेक्शन 84 का कौन है जो आवश्यक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अक्षमता किसी भी कारण से हो सकती है। यह गलत है, अक्षमता किसी भी कारण से नहीं हो सकती है। तो किस कारण से हो सकती है? तो वो हो सकती है मस्तिष्क के कारण से हो सकती है, किसी भी कारण से नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 84 आपको पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 2003 तथा यूपी लोअर 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्याख्या से इसे देखने का स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। कार्य एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो। ऐसी अक्षमता अपराधी के अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए तथा अक्षमता कार्य करते समय होनी चाहिए। आईपीसी की धारा 84 के आवश्यक तत्व है, अतः अक्षमता किसी भी कारण से हो सकता है, परंतु आईपीसी की धारा 84 का यह क्या आवश्यकता तो नहीं है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आईपीसी सेक्शन 84 में क्या बताया गया है? तो उसमें बताया गया है विकृचित व्यक्ति का कार्य, अर्थात अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य। उसमें बताया गया है कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ। ओके, तो क्या होता है? वह बात अपराध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्या 85 में मैग्नाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। ओके, अर्थात ये पूछा जा रहा है मैग्नाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन तथा चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है, इसका संबंध है। तो किस प्रकार संबंध है? ओके, ऑप्शन नंबर ए इच्छा शक्ति का पूर्ण लोप, ऑप्शन बी बोध शक्ति का पूर्ण लोप, ऑप्शन सी सहज उन्मत्तता तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 85 आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 1994 तथा यूपीएपीओ 2005 तथा 2007 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैग्नाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है, जिसका संबंध है कैसे? तो बोध शक्ति का पूर्ण लोप होना। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विधिक दृष्टि से हर व्यक्ति को तब तक स्वस्थचित होने की अवधारणा की जाती है जब तक वह सही और गलत के बीच अंतर स्थापित करने में असमर्थ है। अतः विधिक पागलपन का संबंध बोध शक्ति का पूर्ण लोप है। मैं आपको बता दूं विधिक पागलपन और क्या है चिकित्सीय पागलपन में क्या अंतर है? विधिक पागलपन उसे कहा जाता है जिस वक्त कार्य हो रहा है या फिर कार्य किया जा रहा है उस वक्त अगर वह पागल है तो उसे विधिक पागलपन बोलते हैं, जबकि चिकित्सीय पागलपन बोलते हैं जो कार्य करने समय से पूर्व, कार्य करते समय के दौरान तथा कार्य करते समय के पश्चात, तीनों समय में क्या हो पागल हो तो उसे चिकित्सीय पागल कहते हैं। जबकि विधिक पागल बोलते हैं कार्य करने के समय वह पागल हो, न कि कार्य करने से पूर्व अथवा कार्य करने के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या क्वेश्चन नंबर 86 में है? इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, तो
इसमें क्या है, एक साइड धारा दिया गया है सूची 1 में, तो दूसरी चीज़ 2 में उपबंध दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सी धारा में कौन सी बातों को बताया गया है, आपको याद हो जाना हो चाहिए। चलिए देखते हैं सामान्य आशय अर्थात कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय को कौन सी धारा में बताया गया है, सामान्य आशय को बताया गया आपको IPC सेक्शन 149 में बताया गया है। ओके, सॉरी, सामान्य उद्देश्यों को बताया गया 149 में, जबकि सामान्य आशय को 34 में बताया गया है। तथा चित्त विकृति को कहाँ पे बताया गया है, IPC सेक्शन 84 जो कि चल ही रहा है, चित्त विकृति को IPC सेक्शन 84 में बताया गया है। जबकि तथ्य के भूल आपको बताया गया IPC सेक्शन 76 में। आपको याद होगा मैंने बताया था IPC सेक्शन 76 में तथ्य के भूल बचाव है, परंतु 79 में दिया गया है विधि की भूल बचाव नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से बता दूं आपको। सामान्य उद्देश्य है IPC सेक्शन 149, चित्त विकृत है 84, सामान्य आशय होगा 34 तथा 76 में तथ्य के भूल। ओके, चलिए देख लेते हैं किसका कौन कौन सा मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको होना चाहिए कौन कौन है। तो हो गया आपका A का हो गया 4, B का 3, ओके, एंड C का हो गया आपका 1 एंड D तो बच गया 2। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B हो गया। ओके, ये क्वेश्चन आपको यूपी लोअर स्पेशल 2002 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 87, ये भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन से सेक्शन पर कौन से महत्वपूर्ण वाद है इसी को पूछा जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। आर्बनम अर्नोल्ड कौन से वाद सेक्शन पे है, आर्बनम वाकर, आर्बनम टेलर, आर्बनम टैलसन। मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाद कौन से सेक्शन पे आधारित है। तो आर्बनम अर्नोल्ड का बाद है किस पे आधारित है, अभी बताया मैंने IPC सेक्शन 84 पे आधारित है, सही हो गया। और ये आपको आर्बनम वाकर का बाद ये किस पे आधारित है, तो IPC सेक्शन 80 पर आधारित है। ओके, एंड आर्बनम टेलर का बाद, आर्बनम टेलर का बाद किसी पे संबंधित है, तो IPC सेक्शन 107 से संबंधित है। वही आपको आर्बनम टाल्सन का बाद किससे संबंधित है, आर्बनम टाल्सन का बाद IPC सेक्शन 76 से आधारित है। क्वेश्चन नंबर 87 का चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। कौन हो गया, ए का हो गया 4 हो गया, ओके, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसका क्या है, सही आंसर है ए। ओके, यह क्वेश्चन आपको UPPCS प्री 2010 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 में IPC की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। मैं आपको बता दूं अनैच्छिक मत्ता से संबंधित बातें आपको IPC के कौन से धारा में बताया गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 84, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 86, जबकि ऑप्शन डी धारा 87। ओके, तो मैं आपको बता दूं अनैच्छिक मत्ता किस में बताया गया है, अनैच्छिक मत्ता आपको बताया गया है IPC सेक्शन 85 में। तो 84 में क्या था, 84 में बताया गया था चित्तविक्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अर्थात अनसाउंड माइंड पर्सन द्वारा किया गया कोई एक्ट या कार्य। ओके, वो था आपको IPC सेक्शन 84 में। जबकि 85 में क्या है, तो 85 में अनैच्छिक मत्ता है दिया क्या है, जबकि 86 में क्या है, उसमें भी अनैच्छिक मत्ता है लेकिन आंशिक उसमें बचाव दिया जाता है। ओके, वही आपको बता दें IPC सेक्शन 87 में क्या है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। यह बातें बताई गई है आपको IPC सेक्शन 87 में। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सी धारा है। मैं आपको बता दूं इसका सेक्शन है IPC के 85। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। IPC सेक्शन 85 में अनैच्छिक मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा अर्थात बचाव का प्रावधान है। वहीं IPC सेक्शन 84 में चित्त विकृति के आधार पर बचाव, वहीं IPC के सेक्शन 86 में ऐच्छिक मत्ता तथा IPC के सेक्शन 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किया गया कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान करता है। तो सभी सेक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें क्या है, यह अस्वेच्छा से मत्ता के प्रभाव में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ यह दोषी है किस अपराध से, ये पूछा जा रहा है। ओके, अर्थात अ क्या है, उसे जबरदस्ती शराब पिला के, अर्थात अस्वैच्छिक मत्ता है यानी अपनी इच्छा से न पी करके दूसरे की इच्छा से, अर्थात जबरदस्ती किया गया उसे शराब पिलाया गया, अर्थात
दूसरे की इच्छा से वो मतता के प्रभाव में आ गया है। तत्पश्चात अर्थात इसके फलस्वरूप क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, तो इस स्थिति में यह किस अपराध का दोषी होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या के प्रयास का, ऑप्शन बी हत्या के, ऑप्शन सी आपराधिक मानववध के, ऑप्शन डी किसी भी अपराध के नहीं। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड एपीओ 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सा अपराध होगा, तो इस स्थिति में वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन बताया गया है 85 में कि ऐसे व्यक्ति के कारण जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण जो कि निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ था, यह कार्य अपराध नहीं होगा। तो इसमें क्या था, यह था अपने स्वेच्छा से नहीं, जबकि दूसरे से स्वेच्छा से अर्थात जबरदस्ती उसको शराब पिलाया गया था। तत्पश्चात क्या हुआ, उसने क को जान से मारने का प्रयत्न किया, तो क्या होगा, इस स्थिति में वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। उसमें क्या बताया गया है, कथन और कारण बताते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कथन क्या है, विधिक चित्त विकृति के कारण को नहीं देखती। विधिक है, विधि है जो चित्त विकृति के कारण को नहीं देखती है। ओके, कारण क्या है, स्वैच्छिक नशा करने में आई चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं है। अर्थात अपनी इच्छा से यदि पीते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से नशा करते हैं, तो उस स्थिति में चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 90 है जो आपको यूपीपीसीएस में 2010 के प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इसका कौन सा आंसर था, आंसर अर्थात विधि चित्त विकृति के कारण को नहीं देखता, यह पूर्णतः सही है। साथ ही साथ स्वेच्छा नशा करने में आई चित्त विकृति बचाव का आधार नहीं हो सकता। तो कौन सा आधार होता है, जो अस्वेच्छा होता है, अर्थात जो बलपूर्वक या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध पिलाया गया हो, अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे मतता की स्थिति में लाया गया हो, तो उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें क्या था, इसमें स्वेच्छा थी, अर्थात अपनी इच्छा से नशा करने पर तो उसके बाद वो चाहेगा कि मैं विकृत चित्त का बचाव ले लूँ, तो नहीं है, उस स्थिति में उसको विकृत चित्त का बचाव नहीं मिलता है। कहावत है, विधि क्या होती है, अगर विधि के शरण में आप जाना चाहते हैं अर्थात विधि से आप बचाव चाहते हैं, तो विधि के समक्ष आपको स्वेच्छा अर्थात स्वच्छ हाथों से जाया जाता है। ऐसे नहीं कि स्वच्छ हाथों का तात्पर्य है क्या सैनिटाइजर यूज कर लीजिए और चले जाइए, ऐसा नहीं है। अर्थात आप कोई अपराध नहीं किए हैं, उस स्थिति में अगर आप जाते हैं विधि से हमें बचाव मिले, तो आपको बचाव पूर्णतः दिया जाएगा। इस स्थिति में क्या है, आपने अपनी इच्छा के अनुसार नशा किया, तत्पश्चात आप यह भी चाहते हैं कि मैं इच्छा से नशा तो किया हूँ परंतु मुझे विकृत चित्ता का बचाव मिले, तो इस स्थिति में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है, परंतु क्या है, कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो गया, मैं बता दूँ सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी हो गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि चित्त विकृति को विधि का एक वैध बचाव मानती है, यह चाहे जिस भी कारण से हो, किंतु यदि ऐसे चित्त विकृति स्वैच्छिक नशा के परिणाम स्वरूप है, तब वह बचाव का आधार नहीं होगा। दोनों कथन सत्य है और क्रमशः आईपीसी के सेक्शन 84 और 85 पे आधारित है। 84 में क्या है, स्वैच्छिक मतता को बचाव देता है, 84 में बता आईपीसी के सेक्शन 85 में बताया गया है और स्वैच्छिक मतता उसमें बचाव मिलता है, जबकि आईपीसी के सेक्शन 86 में है स्वैच्छिक मतता, तो उसमें बचाव नहीं मिलता है। जो अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे पिलाया जाता है उस स्थिति में बचाव मिलता है, तथा जो अपनी इच्छा से पीता है उस स्थिति में उसे बचाव नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91 में, 91 में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बात मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो नीचे जो और बात दिया गया है उसमें से कौन सा बात है जो मतता के आधार पर क्या है, प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए है क्या है, आर बनाम डेडलैन स्टीफन के बाद। ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का मामला। ऑप्शन सी आर बनाम लिपमैन का मामला तथा ऑप्शन डी मैकनाटन का वाद। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे प्री 2012 में पूछा जा चुका है, तो साथ ही साथ यूपी सिविल जज 2009 तथा राजस्थान 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कौन सा वाद है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण वाद है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, जिसे डीपीपी बनाम बियर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड जो 1920 का मामला है, मतता अर्थात आईपीसी सेक्शन 85 के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, जबकि आर बनाम अर्नोल्ड एंड स्टीफन के बाद आर बनाम डिडले एंड स्टीफन के बाद आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि आर बनाम लिपमैन के बाद स्वैच्छिक मतता आईपीसी सेक्शन 86 से संबंधित है, एवं मैकनाटन के बाद चित्त विकृति से संबंधित है जो आईपीसी के सेक्शन 84 पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है। 92 में निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे से संबंधित नहीं है, अर्थात नीचे जो 4 वाद दिया गया उसमें कोई एक वाद है जो कि नशे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डीपीपी बनाम बीएड का मामला, ऑप्शन बी वासुदेव बनाम पेप्सुराज, ऑप्शन सी आर बनाम मैकनाटन का मामला, ऑप्शन डी आर बनाम टैंटी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, एमपीएफपीओ 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से वो कौन सा बात है जो नशे से संबंधित नहीं है, तो वह बात है आपको आर बनाम मैकनाटन। तो मैकनाटन का बात किससे संबंधित है, चित्त विकृति के स्थिति से संबंधित है जो आईपीसी के सेक्शन 84 पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन क्या था, नशे पर। नशे पर कौन दो सेक्शन है, 85 एंड 86। 86 क्या है, अस्वैच्छिक मतता, और 85 है अस्वैच्छिक मतदा तथा 86 है स्वैच्छिक मतदा। 85 में पूर्णतः बचाव मिलता है जबकि 86 में आंशिक बचाव मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बनाम आर सी, अर्थात आर बनाम मैकनाटन के बाद नशे से संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है, चित्त विकृति के आधार से संबंधित है, जबकि अन्य सभी वाद है जो नशे से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इस व्याख्या के माध्यम से। डीपीपी बनाम बीएड का मामला, वासुदेव बनाम पेप्सुराज तथा आर बनाम टैंडी के बाद नशे से संबंधित है, जबकि आर बनाम मैकनाटन के बाद में चित्त विकृति के बचाव से संबंधित नियमों का प्रतिपादित किया गया था जिन्हें मैकनाटन के नियम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। 93 में पूछा जा रहा है कि आईपीसी के निम्न में से कौन से अपराध के लिए अभियुक्त को आईपीसी के सेक्शन 85 का लाभ नहीं दिया गया, अर्थात अगर आईपीसी के सेक्शन 85 अर्थात आईपीसी सेक्शन 85 का बचाव चाहते हैं तो वह कौन कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत यदि अगर आप अपराध किए रहेंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, धारा 323, 325, 340 तथा 355। ऑप्शन बी धारा 277, 279, 292 व 294। ऑप्शन सी सेक्शन 312, 300, 376, 497, 498 व 361। ऑप्शन डी क्या है, धारा 295, 296, 297 और 298। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2011 के पीडी में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के धारा यदि आप 85 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि धारा के दिन आप अपराध किए हुए हैं तो आप बचाव नहीं पाएंगे। तो वह कौन सी धारा है मैं आपको बता दूं, वह धारा है आपको आईपीसी सेक्शन 312, ओके, 300 सेक्शन 376, 497, 498 व 361। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सभी सेक्शन में जो आप अपराध किए हो रहेंगे तो इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, आईपीसी सेक्शन 85 का बचाव नहीं मिलेगा। ओके, चलिए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 312, 300, 376, 497, 498 व 361 में परिभाषित अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि उसमें धारा 85 अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ होने का लाभ अपराधी के लिए असमर्थ होने का लाभ अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्ति नहीं ले सकता है। शेष अन्य अपराधों में धारा आईपीसी के सेक्शन 85 का लाभ प्रदान किया जाता है। अर्थात जो नीचे ये सेक्शन बताया गया है सेक्शन 312, 300, 376, 497, 498 व 361, यदि आप इस सभी धारा के अधीन कोई अपराध किए हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे आईपीसी के सेक्शन 85 का बचाव मिले तो आपको बचाव नहीं मिल सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है। 94 में एक मत व्यक्ति को बचाव का लाभ मिलेगा। ओके, अर्थात एक जो नशा वाला व्यक्ति अर्थात एक मत पान किया हुआ है, मदिरा पान किया हुआ है, उस व्यक्ति को बचाव का लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, जब वह अवयस्क ना हो, ऑप्शन बी जब वह स्वेच्छा मत्ता हो,
ऑप्शन सी जब अस्वेच्छा हो, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं किस स्थिति में उससे बचाव मिलेगा, तो उससे बचाव मिलेगा उस स्थिति में जब क्या हो, अस्वैच्छिक मतता हो। ओके, अर्थात जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता किया हो उस स्थिति में उसको बचाव मिलेगा। यह बातें बताई गई आपको आईपीसी सेक्शन 85 में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो गया अस्वैच्छिक मतता। आंसर ही टाइप करना मिस हो गया, सॉरी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक मत व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 85 के अधीन बचाव का लाभ मिलेगा जब वह अस्वैच्छिक मतता हो, क्योंकि धारा 85 ऐसे व्यक्ति के कार्य को क्षमा प्रदान करती है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो। अर्थात यदि आईपीसी के सेक्शन 85 का बचाव चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, अस्वैच्छिक मतता होना चाहिए, तब आपको बचाव मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है 95 में, निम्नलिखित में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है। ओके, यानी नशे पर कौन सा वाद है जो महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शक वाद है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाथुला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियड अर्थात डीपीपी बनाम बियड, ऑप्शन सी बैरी बनाम आईजैक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ 2005 या 2007 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा वाद है जो नशे के आधार पर मार्गदर्शक वाद है। इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी अर्थात डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियड का मामला है जो नशे पर मार्गदर्शक वाद है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियड नशे का मार्गदर्शक वाद है। इस वाद में धारित किया गया कि नशे में होना तभी बचाव होगा जबकि यह अनैच्छिक हो। यदि वह स्वेच्छा है तो नशे में होना बचाव नहीं होगा। नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश का राज्य किससे संबंधित है, दुराशय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 96 में क्या बताया गया है, विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार होता है। विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार किसको होता है, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर चिकित्सक पर, ऑप्शन बी अभियुक्त पर, ऑप्शन सी अभियोजन पर, ऑप्शन डी किस पर, तो पुलिस अधिकारी पर। क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको यूपीपीसीएस 1992 एंड 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार किस पर होता है, तो उसका साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है, क्योंकि जो बचाव करने का चाहता है उसे साबित करना होगा कि वह उस समय अर्थात वह जो अपराध कर रहा था, वह जो कार्य कर रहा था उस स्थिति में वह विकृत चित्ता की स्थिति में था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकृत चित्ता की दशा को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में प्रयुक्त होगा अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ 5 में प्रयुक्त होगा। विकृत चित्ता का संबंधित प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 84 में समाहित है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 105 में बताया गया है यदि आप आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक यदि बचाव चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या मिलेगा, उस स्थिति में आपको खुद अर्थात अभियुक्त को खुद साबित करना पड़ेगा कि उस स्थिति में वो विकृत चित्ता या फिर अन्य दशा में वह नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इसमें क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन है जो सही नहीं है। तो अनैच्छिक मतता या कौन सी धारा में है, वासुदेव बनाम पेप्सुराज या कौन से सेक्शन पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। अनैच्छिक मतता आईपीसी सेक्शन 86, ओके। ऑप्शन बी वासुदेव बनाम पेप्सी 86, ओके। एंड आत्महत्या का प्रयास 306 एंड दुर्विवाह 497। यह क्वेश्चन आपको यूपीसी 2003 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ कौन जो सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है अनैच्छिक मतता, ओके। अनैच्छिक मतता, ओके। वासुदेव बनाम पेप्सू का बात जो है आईपीसी सेक्शन 86 से संबंधित है, ओके।
क्या पूछा जा रहा है, सही सुमेलित है, केवल सही है उसी की पूछा जा रहा है। ओके, तो वासुदेव बनाम पेप्सू का जो राज्य है आईपीसी के सेक्शन 86 से संबंधित है, यह सही है। जबकि अन्य बता देता हूँ, अनैच्छिक मतदाता आईपीसी के सेक्शन 86 में न होकर के किस सेक्शन में है, 85 में है। ओके, जबकि आत्महत्या के प्रयत्न 306 में बोला गया, तो यह 306 में न होकर के कौन से हैं, तो 309 में है। वहीं द्विविवाह किसमें जो बता रहा है, द्विविवाह 497 में न होकर किसमें है, 494 में है। ओके, द्विविवाह का अपराध। तो निम्न में कौन सा जो सही था, सही एक ही था, वासुदेव बनाम पेप्सू का वाद आईपीसी के सेक्शन 86 से आधारित है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वासुदेव बनाम पेप्सू का वाद आईपीसी के सेक्शन 86 में वर्णित ऐच्छिक मतदाता संबंधित प्रमुख वाद है, जबकि अनैच्छिक मतदाता आईपीसी के सेक्शन 85 में संबंधित है। आत्महत्या करने का प्रयत्न आईपीसी के सेक्शन 309 तथा द्विविवाह का अपराध 494 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आईपीसी के सेक्शन 86 के अधीन मतदाता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है। नीचे जो 4 वाद दिया गया है उसमें से कोई एक वाद होगा जो अनैच्छिक मतदाता के आईपीसी के सेक्शन 86 के अधीन 86 में क्या बताया गया है, स्वैच्छिक मतदाता यानी इच्छा के मतदाता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है। यानी नीचे जो 4 वाद है इसमें से कौन सा वाद जो आईपीसी सेक्शन 86 से संबंधित नहीं है, साफ साफ। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, आर बनाम मीड, ऑप्शन बी आर बनाम हैंस, ऑप्शन सी एजे फॉर नॉर्दर्न आइलैंड बनाम गालाघर, ऑप्शन डी आर बनाम लिपमैन। यह क्वेश्चन आपको यूपी में प्री 2010 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं वह कौन सा वाद है जो आईपीसी के सेक्शन 86 के अधीन मतदाता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन में बी बनाम अर्थात आर बनाम हिंस का वाद है जो आईपीसी के सेक्शन 86 से संबंधित नहीं है, जबकि सभी अन्य वाद है जो आईपीसी के सेक्शन 86 से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं आर बनाम हिंस का वाद आईपीसी के सेक्शन 84 से संबंधित है, जबकि शेष वाद किससे संबंधित है, आईपीसी के सेक्शन 86 अर्थात किससे संबंधित है, तो स्वैच्छिक मतदाता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99 है क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिससे आईपीसी के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात नीचे जो 4 कार्य दिया गया है उसमें कोई एक कार्य होगा जिससे आपराधिक विधि अर्थात आईपीसी के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं किया गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी हो गया है आपको दुर्घटना में होने वाला कार्य, ऑप्शन सी हो गया स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति का कार्य, ऑप्शन डी विकृचित व्यक्ति का कार्य। तो मैं आपको बता दूं वह कौन सा कार्य है जो आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति के कार्य। आईपीसी के सेक्शन 86 में बताया गया है यदि आप स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा से मतदाता करते हैं तो उस स्थिति में आपको बचाव नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सभी स्थिति में बचाव मिलेगा। मैं आपको बता दूं न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीशों का कार्य, ओके, यदि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीशों कार्य आपको बचाव मिलता है आईपीसी सेक्शन 77 में, जबकि दुर्घटना में होने वाला कार्य उसके अधीन आपको बचाव मिलता है आईपीसी की धारा 80 में। वही विकृचित व्यक्ति के कार्य उसका बचाव मिलता है आईपीसी की धारा 84 में, जबकि स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति के कार्य को कहीं पर बचाव नहीं मिलता है। यह बात बताई गई है आईपीसी सेक्शन 86 में। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीएससी सिविल जज 1983 में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वेच्छा से शराब पिए हुए मत व्यक्ति के कार्य जो आईपीसी की धारा 86 के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य को धारा 77 में, जबकि दुर्घटना में होने वाले कार्य धारा 80 में तथा विकृचित व्यक्ति के कार्य को धारा 84 के अधीन आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 100 है जो इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 100 में क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसी का कौन सा धारा है जो स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है। स्वैच्छिक मदिरापान अर्थात अपनी इच्छा से जो नशा करता है वह आपको कौन सी धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धारा 84, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 86, ऑप्शन डी धारा 87। तो क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2012 तथा यूपी एपीओ 2011 की प्री में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं आईपीसी की कौन सी धारा है जो स्वैच्छिक मतदाता
अर्थात स्वैच्छिक मदिरा पान अर्थात स्वैच्छिक नशा से संबंधित हैं। तो वह है सेक्शन आपको IPC सेक्शन 86। ओके, जबकि मैं बता दूं अन्य सेक्शन क्या बताई गई है, आपको IPC सेक्शन 84 में बताया गया है विकृचित व्यक्ति का कार्य अर्थात अनसाउंड माइंड व्यक्ति द्वारा किया गया कोई एक्ट हो उस स्थिति में उसे आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करता है। वही सेक्शन 85 में बताया गया है कि क्या बताया गया है, अनैच्छिक मतता अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध उसे यदि मतदान दिया गया है तो उस स्थिति में उसको बचाव मिलेगा IPC सेक्शन 85 में। वहीं 87 में क्या बताया गया है, 87 में बताया गया है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कार्य करने का आशय न हो और न ही संभाव्यता का ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हो गया। तो मैं बता दूं आपको यह IPC के कौन सा वीडियो था, IPC के आपको सेकेंड सेशन का 5वां वीडियो था। अन्य वीडियो सभी वीडियो बनाया जा चुका है, आपको प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।